आपके सामने दो कड़वे संवाद प्रस्तुत करें। यह एपिसोड अपने आप में महत्वपूर्ण है और हम 147 करोड़ भारतीय जनता के लिए आंखें खोलने वाला भी है। आज 6 दिसंबर का दिन है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और एक कल जो राष्ट्रपति भवन में घटना हुई थी, हम उसके बारे में भी आपसे कड़वी कड़वी बातें करेंगे। कोई कुछ सबसे पहले तो आप एक बात ये जान लीजिए कि हमारे देश में राष्ट्र, विधान, संविधान, मानवीय मूल्य, नैतिकता, न्याय विधा, सनातन धर्म और राजनीतिक पवित्रता के हत्यारे सरकारी वर्दी में हैं। प्रजातंत्र की हत्यारे सरकारी वर्दी में हैं। जनमत के हत्यारे से सरकारी वर्दी में हैं। जन निर्णय के हत्यारे सरकारी वर्दी में हैं। ये बात बिल्कुल आप स्पष्ट कर लीजिए, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। अब आइए हम आज बात करते हैं। आज 6 दिसंबर है। हमारे संविधान के निर्माता, महान विभूति और देश को और गरीब जनता को सामाजिक न्याय देने वाले विभूति डॉक्टर अंबेडकर जी का महानिर्वाण दिवस है। ठीक है ना? कोई इसमें गलत नहीं है, इसमें कोई शंका भी नहीं है। समूचा विश्व को मान्य है कि बाबा डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत के गरीबों के हितों में, पिछड़ों के हितों में, दलितों के हितों में, अति दलितों के हितों में बहुत काम किया और उनको कोई भुला भी नहीं सकता। उनको तो समूचा विश्व और भारत याद करेगा। जब तक सूर्य और चांद है ना, जब तक बाबा अंबेडकर का नाम भी चलता रहेगा। आज संसद में आज वहाँ पर बाबा अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। उसमें मोदी आए, अमित शाह आए, नाजी गैंग के सरकार के सारे लोग आए, नेता प्रतिपक्ष भी आए, राहुल गांधी भी आए, खड़गे जी भी आए, सभी आए मतलब। और वहाँ पर सबने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी बीच में मोदी और राहुल जी आमने सामने हो गए। शिष्टाचार के अनुसार, नैतिकता के अनुसार, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुसार मोदी जी को राहुल गांधी से मिलना था। सामने होते, अरे कुछ नहीं करते तो हाथ तो उठा सकते थे ना, परंतु वो भी नहीं। वो तो इवेंट बाज है मोदी तो। हर तरह का इवेंट करते हैं, पूर्वाग्रह उनमें खून में भरा हुआ है। उनके अहंकार उनके नसों में दौड़ता है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पर राहुल गांधी से आंख मिलाना भी उचित नहीं समझा। तो ये इसका प्रमाण ये है और ये साक्ष्य है कि मोदी जी राहुल गांधी से डरते हैं। और किस बात के लिए डरते हैं ये मोदी जी जाने और या राहुल गांधी जाने। और जनता ने तो देख लिया कि हाँ, मोदी जी पूर्वाग्रही हैं, पूर्वाग्रही विचार रखते हैं, उनमें नैतिकता नाम नहीं है। ठीक है ना? ये बात हो गई। अब जब ये हुआ तो अमित शाह ने भी राहुल गांधी से आंखें मिलाना उचित नहीं समझी। किंतु इसी सरकार के, मोदी सरकार के, इस अहंकारी सरकार के रिजिजू ने राजीव गांधी से हाथ मिलाया, बड़े बातचीत करते रहे। और भी दूसरे सांसद और नेताओं ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया और बातचीत की।
ये एक नैतिकता है, ये अच्छी एक परंपरा। किंतु मोदी जी ने जो और अमित शाह ने जो नाटक किया ना, उससे जनता में बड़ा गलत संदेश गया। अरे आप पूर्वाग्रही हो, आप इतनी पूर्वाग्रह रखते हो। लाख हमारा कोई दुश्मन हो, यदि हमारे सामने खड़ा होता है तो हम उसका अभिवादन करते और करना भी चाहिए। किंतु मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। वो तो अहंकारी हैं। और वो जो नॉन बायोलॉजिकल भी है ना, विश्व गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, नैतिकता के गुरु हैं, और न जाने काय के गुरु हैं, इवेंट गुरु भी हैं, झूठ बोलने के भी गुरु हैं, वो हर चीज में गुरु ही गुरु हैं। तो उन्होंने जो आज ये प्रदर्शन किया ना, ये अच्छा नहीं है। ये प्रजातांत्रिक भावनाओं के विपरीत है। अब जो भी हो गया, खैर बाबा राहुल गांधी, मोदी जी के इस व्यवहार से राहुल गांधी और चमक गए और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। और यहाँ मोदी जी का अपने आप में जलील हो गए कि अरे ये तो अहंकारी है, पूर्वाग्रही चेहरा है, इनका किसी भी तरह से नैतिकता में विश्वास नहीं है, ये मानवीय मूल्यों को भी नहीं समझते। ये बात सिद्ध हो गई। अब आइए, आज 6 दिसंबर, आज से 33 वर्ष पूर्व मस्जिद, बाबरी मस्जिद ढा दी गई थी और 33 साल तक, कुछ सालों तक तो बहुत नाटक चलते रहे। अब नाटक मध्यम हो गए, किंतु आज ही एक बहुत बड़ा नाटक हो गया। 6 दिसंबर को बंगाल में अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि हेतु इन्होंने टीएमसी का विधायक तोड़ा, हुमायूं कबीर को, और उन्होंने आज मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की आधारशिला रखी। कोर्ट ने भी कहा कि नहीं आप रख सकते हो। हम जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 30 में हमें सबको आज़ादी मिली हुई है, और किंतु यही नाजी सरकार जो आज राम जो बाबरी मस्जिद की स्थापना की बात कर रही है ना, वो करवा रही है अपने राजनीतिक सत्तावादी स्वार्थ के लिए। वो ही संविधान के अनुच्छेद 3 को समाप्त करना चाहती है, हटाना चाहती है, अपने मनोवादी विचारधारा थोपने के लिए। ये भी किसी से छिपा नहीं है। किंतु अब इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ये है वो है, अरे आप मंदिर मस्जिद को राजनीति का केंद्र क्यों बनाते? छोड़ दीजिए, मत कीजिए। महंगाई को राजनीति का केंद्र बनाइए, बेरोजगारी को बनाइए, देश में जो आतंकवाद है उसको मुद्दा बनाइए, स्वदेशी आतंकवाद को मुद्दा बनाइए, काले धन को मुद्दा बनाइए, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको मुद्दा बनाइए। वो मुद्दा नहीं बनाएंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये बड़ी विचित्र बात हो गई। अब देखते क्या होता है। जो इस घटना के वास्ते तो जो इनके जो मोदी गैंग के है ना, जो अंधभक्त चिंटू, वो भी बड़े हतप्रभ हो गए। परंतु अब उनको पता चल गया कि जो बाबरी मस्जिद बनाने में किसी का हाथ नहीं है, ये तो बंगाल में सत्तावादी हथकंडा है। सत्ता हड़पने के लिए ये सारा नाटक करवाया गया है हुमायूं कबीर के माध्यम से। अब जो भी हो रहा है ना, सब कुछ हो गया, स्पष्ट हो गया। अरे जो मुद्दा समाप्ति हो गया। मुस्लिम पंथ ने भी मान लिया कि बाबरी वाला जो हादसा वो हो गया, किसी को कुछ रोष नहीं। किंतु नहीं, उस मुद्दे को फिर से जीवित करने के लिए और अपने राजनीतिक सत्तावादी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन्होंने फिर वही मुद्दा उठाया। ठीक है, उठाइए। अरे सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। सुप्रीम कोर्ट को तो स्पष्ट, हाई कोर्ट को तो स्पष्ट कहना था कि बंद कीजिए ये मंदिर मस्जिद की राजनीति, बंद कीजिए ये हेट स्पीच की राजनीति। और केंद्र सरकार को आदेश निर्देश देना था
कि जो भी ये मंदिर मस्जिद के विवाद उठाते हैं, हेट स्पीच देते हैं ना, इसके खिलाफ कठोर से कठोर कानून अब बनाया जाए। परंतु उसने भी ऐसा नहीं किया। खैर, अब ये कोर्ट की बात है, हम क्या कह सकते हैं। उनको कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी अब कहना पड़ेगा कि ये मंदिर मस्जिद की राजनीति बंद कीजिए, हेट स्पीच की राजनीति बंद कीजिए, अनैतिकता वाली पूर्वाग्रही राजनीति बंद कीजिए। जो भी ये होना है ना, अब ये कब होगा, कैसे होगा, ये तो भविष्य में है। परंतु हम जो ये बात कहना चाहते हैं कि देश को तोड़ो मत, इस देश में सांप्रदायिकता मत फैलाओ, इस देश में जो भावनात्मक एकता बनी हुई है उसको मत तोड़ो। यहाँ पर प्रेम मोहब्बत की बातें करो, सबके विकास की बात करो, गरीबी मिटाने की बात करो। अरे मुझे हमारे भोपाल के शायर है मंजर भोपाली, उनकी एक प्यारे गीत की एक बहुत अच्छी लाइन है, हमारे गंगा के कटोरे में एकता का पानी, प्रेम का पानी, आपस में सहयोग का पानी है, और तुम उसको जहर बना रहो, पूरे वातावरण को जहरीला करो, हवाएं जहरीले करो, भावनाएं जहरीले कर रखो। यह बहुत घिनौना कुकृत्य है। खैर, ये भी हो गया। अब देखते हैं इसका क्या क्या होगा। ये तो सारे नाटक करेंगे ही जब तक बंगाल का चुनाव नहीं हो जाएगा, और बंगाल की जनता भी ने इस तरीके से परास्त करेगी कि ये भूल जाइए, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। ऐसा यार, तुम चाहे जितना कर लो, कुछ भी नाटक कर लो, चलने का नहीं है। जो भी होना है ना, अब वो तो होगा ही। और यहाँ पर अब जितने भी विपक्षी हैं, वामपंथी है, विपक्षी हैं, सबको एक मंच पर आकर किसी भी हालत में एकता के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। और जो इन्होंने जो गुजराती गैंग ने जो षड्यंत्र रचा है ना, उसको नाकाम करना चाहिए, और नाकाम होगा, ये भी तय है। चलिए, अब यहाँ पर ये एक बहुत कड़वी बात कहना थी, हमने कह दी। और अब यहाँ इस देश की भावनात्मक एकता को बनाए रखना है। हमें भारत को वसुधैव कुटुंब की भावना से और सनातन धर्म भावना से ओतप्रोत रखना है। यह हमारा सिद्धांत है, हमारी बात है, हमारा अपना सोच है। और यह मेरा सोच नहीं है, अपना सोच नहीं, हिंदुस्तान के 90% जनता का सोच यही है। किंतु जनता को भ्रमित तो ये राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे करते हैं। इनके जरा काले कारनामों पर अध्ययन कीजिए, सूक्ष्मता से ध्यान दीजिए। अब ये तो जनता का भी दायित्व है, हम सबका दायित्व है कि राजनीति और धर्म के इन पंडों और गुंडों की सीख को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उन्हें सबक सिखाया जाए। और ये प्रेम के कटोरे में है ना, हम सबको रहना है, एक दूसरे के मदद करना है, सेवा भाव करना है। और जो ये जो राजनीति और धर्म के गुंडों और पंडों का जो गुंडावाद चल रहा है या आतंकवाद चल रहा है ना, ये तो मैं इनको स्वदेशी आतंकी के रूप में देखता हूँ। तो उनका भी आतंकवाद समाप्त करना। अब ये तो जो हो गई घटना, आपको ये घटना से अवगत कराया। जो हम तो राष्ट्रवादी विचार रखते हैं, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, सत्य के प्रति समर्पित हैं, मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित हैं, देश में एकता के प्रति समर्पित हैं, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति समर्पित हैं, मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित हैं। वसुधैव कुटुंब हमारा नारा है। अरे हम सब एक हैं, कोई अंतर नहीं है। ये भी मामला अब तो बड़ा हो गया ना। अब आप ही जान लीजिए कि हमारे देश की क्या राजनीति चल रही। अब इसके बाद में एक बहुत बड़ा अहम सवाल आता है, और मैं वह कड़वा संवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी आए, 38 घंटे तक रहे, कुछ 27 घंटे बता, कुछ वो 38 घंटे भारत में रहे। उनके साथ पूरी टीम आई, उनका अपना दल भी आया, जो उनका जो रिपोर्टर दल है वो भी रहा।
और खुद पुतिन भी तो केबीजी के चीफ रहे हैं, वो तो सब जानते हैं कि कौन क्या हरकत करता है, कौन किसका क्या चरित्र है, किसकी कैसी भावना है, और कुछ किसका रिकॉर्ड क्या है, कौन किसके प्रति समर्पित है, ये पुतिन को सब कुछ पता था, वे जानते हैं। आज विदेशों में पुतिन की भारत यात्रा की सब दूर चर्चा हो रही है। विश्व के मीडिया में यही बात चर्चा है कि पुतिन भारत में है, यात्राएं की, और अपना जो आर्थिकता का जो भी प्रस्ताव रखा, वो उन्होंने अपने आर्थिक प्रस्तावों की सफलता भी लेकर और वे वापस मॉस्को चले गए। मगर इस बीच हुआ क्या कि नंबर एक तो दिल्ली का वातावरण है ना बहुत प्रदूषित था, प्रदूषण चरम पर था, तो पुतिन भी प्रभावित हुए। वे बार बार खांसते रहे, वे ऐसा लगा कि वे उच्चाटन महसूस कर रहे हैं। अब ठीक है, वातावरण है, अब क्या कर सकते, परंतु यहाँ पर तो सरकार का दायित्व होना चाहिए कि अभी हम प्रदूषण कैसे समाप्त करें, वो भी कुछ नहीं किया। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब दूसरा एक और इससे बड़ा और नाटक, पूर्वाग्रही नाटक हुआ, और वो नाटक हुआ राष्ट्रपति के भोज समारोह में। पुतिन के सम्मान में भोज दिया गया, उसमें नेता, वो अफसर, उनको सबको बुलाया गया, किंतु पूर्वाग्रह के कारण राहुल गांधी और खड़गे जी को नहीं बुलाया गया। मत बुलाओ भाई, कोई वो भोजन के लिए तरसते थोड़ी है, भोजन करना है कहीं भी कर लेंगे चाहे। और अब पुतिन की एक बड़ी विशेषता है, वो ज़्यादा प्रोटीन वाले खाना खाते ही नहीं है, और उनका जो एक रसोईया ग्रुप है ना, वो हमेशा उनके साथ चलता है, वही उनके लिए खाना बनाता है, और खाना ही नहीं बनाता है। जब पुतिन खाना खा लेते हैं, सब कुछ होता है ना, तो उनके सारे जो डिश होती हैं, उनको भी वही ग्रुप तत्काल उठा लेता। और क्यों उठाता है, इसका भी कारण जानिए। क्योंकि जब पुतिन खाना खाते होते हैं, प्लेट पे वो उसमें सबके उनके फिंगर्स के प्रिंट आ जाते हैं, तो वह प्रिंट किसी के हाथ न लगे, इसलिए तत्काल उठा लिया जाता, तत्काल साफ करके और फिर रखा जाता। पुतिन तो है ना भाई, चलते ही है ना वो। अब यहाँ पर आइए, ये राष्ट्रपति ने भोज दिया, राष्ट्रपति भवन में भोज था, तो राष्ट्रपति को तो चाहिए था ना कि आपने किन किन को आमंत्रित किया। मान लीजिए यदि राहुल गांधी और खड़गे जी को आमंत्रित नहीं किया, तो उनको कहना था कि नहीं, उनको भी आमंत्रण भेजिए, परंतु राष्ट्रपति मुर्मू मौन रही, उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। और क्यों नहीं लिया, इसका भी कारण है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू है ना, वो इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है, वे तो धतराष्ट्र हो गई हैं, उनको कोई वो नजर नहीं आ रहा, मुंह बधिर भी हो गई हैं। और इस घटना से जनता में उनके प्रति और आक्रोश हो गया, बड़ा फैल गया कि अरे आप ये पूर्वाग्रही, इवेंटवादी, अनैतिक राजनीति क्यों करते हो। और इस प्रकार का जो हथकंडा किया ना, उसका क्या प्रभाव होगा, क्या विदेश पर असर पड़ेगा। अभी विदेश के सामने जब ये रिपोर्ट जा रही है ना, तो बड़ा विचित्र स्थिति बन रही है। और आप पुतिन और उनके जो ग्रुप को क्या कमजोर समझते हो। उनके ऑब्जर्वर है ना, वो तो जो 2-3 दिन पहले आ गए, उन्होंने तो सारी स्थितियां देख रखी है ना, और जो उसी समय जो घटनाक्रम हुए हैं उनको भी उन्होंने देखा, तो वो क्या झूठ रिपोर्ट थोड़ी देंगे, वो तो सही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि इसी प्रकार की ऐसी घटना हुई, ये हुई, सारा हुआ। अब पुतिन को एक बात समझने में जरा सी भी देरी नहीं लगी। मोदी ने बार बार कहा माय फ्रेंड पुतिन, माय फ्रेंड पुतिन, ये उनकी आदत है। ट्रम्प को भी उन्होंने कहा माय फ्रेंड, जो भी आता है उसको माय फ्रेंड कहने में वो झिझकती नहीं है। एक माय फ्रेंड भी उनका एक जुमला हो गया, तो उन्होंने एक जुमला पुतिन को भी पहना ही दिया।
ठीक है, पहना दिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर पुतिन बहुत शातिर है। उन्होंने जो अपने आर्थिक जो लक्ष्य लेके आए थे ना, वो उन्होंने पूरे कर लिए। 15 अनुबंध हो गए, सब कुछ हो गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं बची। तो फिर क्या हुआ कि मोदी जी ने अपना एक नया इवेंट खेला, और गोदी मोदी के मीडिया के माध्यम से उन्होंने मोदी मीडिया को उनके सिखाए हुए बोला था कि अब आप ये प्रश्न करना कि भारत रूस संबंधों को कौन से प्रधानमंत्री ने बहुत ज़्यादा मजबूती दी। ठीक है, हो गया। जो कोई वो एंकर थी, महिला एंकर है, अब उसमें इतनी तो समझ थी नहीं कि मैं कौन सा प्रश्न कर रही। उनको शायद ये भी नहीं पता था, बुल्गानिन का भी पता नहीं था, खुसरो के बारे में भी कुछ पता नहीं था, और कुछ भी नॉलेज था। और उन्होंने पुतिन से प्रश्न कर दिया, ये प्रश्न कर दिया कि आप ये बताइए कि भारत और रूस को कौन से प्रधानमंत्री ने बहुत अधिक आगे बढ़ाया, बहुत अधिक संबंध दिए। पुतिन जानते हैं कि क्या हुआ, वो केजीबी में रहे हुए। खुसरो के बारे में भी जानते हैं कि क्या हुआ, पंडित नेहरू ने किस प्रकार का काम किया, इंदिरा गांधी ने कैसा काम किया। इंदिरा गांधी ने भारत और रूस की मैत्री को कितना बल दिया। आज कोई भारत रूस की मैत्री नहीं तो है नहीं, आज़ादी के समय से 75 साल से भारत और रूस की मैत्री है। तो आप ये लक्ष्य ये था कि पुतिन ये कह दे कि आज के जो उतने जो इन्होंने नाटक किए ना, उसको देख के हाँ नरेंद्र मोदी जी ने भी है ना अब भारत रूस संबंध को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया, यानी वे अपनी प्रशंसा चाहते थे। किंतु पुतिन ने वो समझ गए और उन्होंने एंकर की तो लंका लगा दी, उसके 12 बजा दी। और पुतिन को ये कहना पड़ा कि आप ये कैसा प्रश्न कर रही हैं। तो इससे मीडिया की छवि भी खराब हुई। मोदी गोदी मीडिया ने प्रजातंत्र की छवि खराब की, जो मीडिया होते उसकी छवि खराब की, सरकार की छवि खराब की, राष्ट्रपति जी की छवि खराब की, और अपनी खुद की भी छवि खराब की। अब यहाँ पर सारा सब कुछ ओपन हो गया, किसी से छिपा नहीं है। अब आपको एक बात बताऊं, जब पुतिन राजघाट गए, मैं तो इनका लक्ष्य था कि वो गोडसे की समाधि पे जाए, किंतु पुतिन ने है ना ऐसा नहीं किया। वो गए राजघाट पर, उन्होंने जूते उतारे और जूते उतारकर महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और यहाँ तक कह दिया कि जो गांधीवादी शांतिवादी संदेश है ना, उसकी जरूरत विश्व को है। तो ये गुजराती गैंग है ना, जो नाजी गैंग, ये आग बबूला हो गई, अंदर ही अंदर आग बबूला हो गई। कहाँ विरोध तो कर नहीं सकते, विरोध कर देते तो और इनका नाटक खत्म हो जाता। खैर ठीक है, ये भी अब जो इनकी घटना हुई ना, इनकी तो नैतिकता ही है और इनका तो लक्ष्य ही है। जो इन्होंने किया वो अपना पूरा ये करते रहे। अब यहाँ पर एक बात और आता हूँ, हमारे सेना के अफसर है ना, बार बार सरकार की आलोचना करते रहे कि ये सरकार सेना को मजबूती के लिए कुछ नहीं करे और कमजोर बनाने का प्रयास करे। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात आई कि रूस ने 257 लड़ाकू जेट विमान, जो कि बहुत अत्याधुनिक तरीके से हैं, उन्होंने भारत के सामने प्रस्ताव रखा कि अत्याधुनिक है, आप इसको खरीदिए। पुतिन ने एक प्रपोजल रख दिया। अब सरकार एकदम तो हाँ कर नहीं सकती। अब ठीक है, जो वहाँ का डेलीगेट्स आए थे, उन डेलीगेट्स ने चर्चा भी की होगी, जो भी होगा। मगर अब एक बात बहुत अच्छी है कि जो 257 लड़ाकू जेट विमान है ना, उनकी कीमत बहुत कम है, और रूस है ना उनको टेक्निकली जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ ही भारत को देगा यदि रूस खरीदता है। किंतु अमेरिका दबाव है कि नहीं, आप हमारे F-35 फाइटर जेट खरीदो। अब सरकार है, और मोदी जी, मैं दावा से कह सकता हूँ
कि मोदी जी अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकते, ट्रंप के खिलाफ नहीं जा सकते। उनका अनुबंध है अमेरिका से, ट्रंप से। ये चाहे तो पुतिन को खुफिया जांच करवा लें कि आखिरकार मोदी जी का कौन सा अमेरिका से संबंध है, उसके अमेरिका के हितों की रक्षा का उनका संबंध है। ये पुतिन जांच करवा ले। अरे पुतिन को पता है, आप क्या जांच करवा रहे, उनको पता है पहले से। जो केजीबी का जो उसमें रिपोर्ट है ना, वो झूठ थोड़ी होती है। और केजीबी के चीफ होने के नाते पुतिन को तो सारा रिकॉर्ड पता है। खैर जो भी हो गया, ये बात भी हो गई। अब जो भी अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता क्या। तो अब पुतिन ने 2 शर्तें रखी थी भारत के सामने, और दूसरी शर्त थी कि भारत है ना रूस से 100 ट्रिलियन का व्यापार करे। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने S-400 का दे दिया, और उसके साथ साथ S-500 का भी प्रस्ताव दे दिया। अभी हमारे जो सैन्य अफसर हैं वे इस बारे में निर्णय करेंगे। तो S-400 तो हो ही गया है भारत का, अब S-500 भी आ जाएगा, और 257 फाइटर जेट भी आ सकते हैं। इसका एक कारण है, प्रमुख कारण है कि हमारे यहाँ पर 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, और वर्तमान में 34 ही है। तो एक स्क्वाड्रन में 8 से लेकर 15-16 विमान तक होते हैं। तो 8 स्क्वाड्रन बढ़ाना है तो कम से कम 70-80 257 लड़ाकू जेट तो भारत को खरीदना ही होंगे। और जब हमें टेक्नोलॉजी के साथ मिल रहे हैं तो रूस से खरीदने में हर्ज ही क्या है, ये भी होना है पूरा। तो ये जो अब सीधे सच्चे 2 लाइन में हम बात कर लेते हैं कि पुतिन ने तो अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, उनकी यात्रा स्वर्णिम में हो गई। किंतु यहाँ पर ये जो पूर्वाग्रही नाजी सरकार ने पुतिन की स्वर्णिम यात्रा पर कालिक पोतने का भी काम कर दिया। स्वर्णिम इतिहास पर काले धब्बे लगा दिए। अब ये माफ नहीं करेगी जनता, ये जनता को पता है, और ये बात अब पुतिन को भी पता है। अब पुतिन खुद प्रभावित हुए, वो विचलित रहे प्रदूषण के कारण। मैंने आज जनता है ना प्रदूषण की मार झेल रही, ये भी पुतिन को एहसास हो गया। और उसी के बीच में ये इंडिगो वाला कांड हो गया, तो इसकी भी तो भनक लगी। कोई इतने जो उनके साथ जो डेलीगेट्स आए हैं, उनका जो ऑब्जर्वर दल आया, वो कोई झरझराहट थोड़ी है, उसको तो सारे घटनाक्रम का पता है। तो ये जो स्थिति बनी है ना, ये भी बड़ी खराब स्थिति बनी है। तो ये पूर्वाग्रही, इवेंटबाज, झूठ बोलने वाले, जुमलेबाज मोदी जी और उनकी सरकार के राज खुल गए। वो तो आज अच्छा हुआ कि बाबा आम्बेडकर को श्रद्धा सुमन में रिजिजू जी और उनके 2-3 और साथी थे, उन्होंने राजीव गांधी से मिलाई, अच्छी बातचीत करके जो मोदी सरकार का एक कलंक लगने वाला था उसको मिटाया। अब कलंक तो लग ही गया। मोदी और अमित शाह अरे शिष्टता के नाते, खाली दिखावट के नाते आपस में मिल रहे थे तो क्या हर्ज था, परंतु नहीं। अहंकार अहंकार अहंकार, मोदी का अहंकार, नाजीवादी अहंकार उन्होंने जताया, जो उनके लिए बड़ा सिरदर्द बन गया। उनके जो इतिहास में है ना, उनका इतिहास भूगोल को बिगाड़ने वाला एक बिंदु वो भी बन गया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, मामला सब सामने आएगा। जो हमने जो ये आपके सामने कड़वे संवाद प्रस्तुत किए हैं वो आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।